हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्टेट की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियाँ कर ली हैं। आज हम लोगों की नई प्रश्नोत्तरी है और इसके माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है और हम लोग यह स्टेट की परीक्षा में कितना स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। बाकी हम आशा करते हैं कि आपको इतना तो समझ होगा ही कि 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 150 से। यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो इससे कम में भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसके बाद आपको टीजीटी का पेपर देने को मिलेगा, वही आपका फाइनल पेपर होगा। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 10, 6, 8, 4। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो भेद की दृष्टि से जो पदबंध है वो 8 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंसपद विराम चिन्ह। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ छूट गई तो हंसपद का इस तरह से चिन्ह लगा करके इसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, सद्यः परनिवृत्तये कांता सम्मति उपदेश युजे कथन किसका है? वामन, मम्मट, भरत मुनि, हेमचंद। तो 3 नंबर का आपका जो सही उत्तर होगा वो आचार्य मम्मट हो जाएंगे। उन्होंने ही कहा है कि सद्य पर निवृत्ते कांता सम्मत उपदेश युजे कथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो कथन सही नहीं है उसी को छांटना है। काव्य गुणों के संबंध में यह कथन दिया गया है। तो गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य को शोभा कारक तत्व है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुरी प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। 4 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर जगह सी ऑप्शन, कि काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। ये गलत है, क्योंकि काव्य शास्त्र में ही तो काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य प्रयोजन ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, माधुरी, शक्ति, समाधि। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि कौन सा काव्य गुण नहीं है। तो जैसा कि 5 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो शक्ति हो जाएगा। ये काव्य गुण नहीं है, बाकी और सभी काव्य गुण हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य गुणों की संख्या भी पूछा जाता है कभी कभी, तो भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माना है, बाकी और लोगों का आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो, प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुरी, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि 6वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माधुरी गुण है। अगला प्रश्न है, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिक ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इसमें दोहे में है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती सारूपा लक्षणा, गौड़ी साध्यावास वसाना लक्षणा। आपको बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है।
तो 7 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति तो है लेकिन कौन सी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। ठीक है, क्योंकि इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, संयुक्त, अभिधा, व्यंजना। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति है। देखिए, अगर शब्द शक्तियों से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है शब्द शक्ति से संबंधित, जिसमें मात्र आपका 15 से 20 मिनट समय जाएगा और पूरी शब्द शक्ति आपका क्लियर हो जाएगी। आप भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे शब्द शक्ति को लेकर के, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यंजना शब्द शक्ति है। और ये जो दोहा है ये कबीरदास का दोहा है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता, हरिगीतिका, रोला, दोहा। 10 नंबर का सही उत्तर आप लोग बताइए। तो जो मंदाक्रांता है वो मात्रिक छंद नहीं है, ये वाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, बाकी हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, आपका रोला में 24 मात्राएं होती हैं, और दोहा में भी आपकी 24 ही होती हैं, 13-11 करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया। तो 11 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौपाई। देखिए, जब रामायण किया जाता है तो ये चौपाई बोली जाती है। जब भी कुछ नया रिपीट किया जाता है तो एक चौपाई फिक्स कर ली जाती है, उसी चौपाई को कंटिन्यू किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण की गुरुता का। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो वर्णिक छंद होता है उसमें वर्ण का विचार होता है। ठीक है, और देखिए वर्णिक छंद जो हैं, मतलब जो छंद हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये वासुदेव नंदन की किताब में भी दिया गया है, और कुछ लोग सिर्फ 3 ही याद करते हैं, तो वो गलती न करिए, आप लोग 4 याद करिएगा, क्योंकि आपके पेपर में पिछले बार भी बीपीएससी में पूछा गया था, बहुत लोग 3 करके आए थे, गलत हो गया था। अगला प्रश्न है कि कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? रोला प्लस उल्लाला, सोरठा प्लस रोला, दोहा प्लस उल्लाला, दोहा प्लस रोला। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जो आपका कुंडलिया छंद है वो दोहा और रोला को मिला करके बनता है, इसलिए 13 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? और आपके सामने ऑप्शन है अरिल, रोला, शालिनी, गीतिका। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि इनमें कौन छंद वर्णिक छंद है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शालिनी, ये वर्णिक छंद है। बाकी और ये जो है वो मात्रिक छंद है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर करके देख लीजिए, आपको बेटर फील होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुभ में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इसका काव्यांश में छंद है पंतस्थ, वसंतिलका, मंदाक्रांता, मालिनी। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 15 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंतिलका। ठीक है,
अगला प्रश्न है 16 नंबर, सही उत्तर का आप लोग चयन करना है। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, छंद में निबद्ध है, गीतिका, हरिगीतिका, द्रुतविलंबित कवित्व। 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें गीतिका छंद है। ठीक है, गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो में कौन सा छंद है? रोला, कुंडलिया, दिगपाल, छप्पर। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दिगपाल छंद हो जाएगा। दिगपाल छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 12-12 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, प्रश्न भाव। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे यही नहीं है। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी संचारी भाव और क्या अस्थाई भाव हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? ध्वनि, अलंकार, रस, वक्रोक्ति। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, हम हारी कै कै हहा, पाइन पारियो प्योरु, लेहु कहा उजहू किए, तेह तेररियो त्योरु, बिहारी का ये दोहा है। इस दोहे में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वीर रस, विप्रलंब श्रृंगार, हास्य रस। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें विप्रलंब श्रृंगार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थाई भाव विस्मय है? अद्भुत रस, करुण रस, भयानक रस, विभत्स रस। तो 21 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अद्भुत रस। अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय हो जाता है। ठीक है, बाकी करुण का शोक होता है, श्रृंगार का आपका रति होता है, ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं। भयानक का भय हो जाएगा, विभत्स का जो गुस्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचे जीवहि स्यार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांत को खोद खोद के मांस उखाड़त, स्वान अंगूरन काट काट के खात विदारत में कौन सा अलंकार है? तो वीर, विभत्स, भक्ति, अद्भुत। तो 22 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जैसे कौआ, गिद्ध, चील, सियार ये सब नोच नोच के जब मांस खा रहे हों तो वहाँ पे अस्थाई भाव जो गुस्सा नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पे आपका विभत्स रस हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थाई भाव रति है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो रति आपके श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, तो 23 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, कि रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अभिनवगुप्त, आचार्य भरत मुनि, जयदेव, पंडित जगन्नाथ। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो रस संप्रदाय के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं। इन्होंने ही नाट्यशास्त्र लिखा था
आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। और इसमें बताना है कि संज्ञा उपवाक्य का विकल्प कौन है। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसने कहा कि उसे नहीं पता। तो 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, उसे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुन करना है। क्या उसने काम कर लिया? जापान एक देश है। मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया। राम का मकान उधर है। 26 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जापान एक देश है, यही एक विधानवाचक वाक्य है, बाकी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये जैसे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और मैंने अब तक कुछ नहीं खाया तो ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। राम का मकान उधर है, ये संकेत कर रहा है कि उस साइड है, तो इसलिए ये संकेतवाचक हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। दिए गए वाक्य में भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संकेतवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, कौन सा शुद्ध है बताना है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो 28 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यही शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, और मेरे लिए ये जो ठंडी गर्म की बात की गई है, तो मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, इस तरह से करना है, क्योंकि बर्फ की प्रकृति ठंडी होती ही है और आग की प्रकृति गर्म होती है, तो ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। और शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो ये नहीं, शब्द संकेत मात्र हैं, यही सही होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, और आपके सामने देखिए विकल्प जो है, भारत के कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं। भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं। भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। तो 29 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, बाकी और सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य, भाववाच्य। तो 30 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा गलत वाक्य है। ठीक है, बोला नहीं होगा, स्त्रीलिंग है ना जी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प बताइए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्न वाक्य। तो शीला आई और अंधे को सहारा दिया, तो 31 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न 32 नंबर कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनना है, और आपके सामने देखिए ऑप्शन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेक नाम होगा। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, तो आपका पत्र सधन्यवाद मिला
सस्पेंस है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये शुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो ये भी नहीं। तो इसलिए 32 का आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये अस्त्र हो जाएगा, क्योंकि शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, अस्त्र का होता है जो पकड़ के मारा जाता है। शस्त्र तो चला के मारा, जैसे तीर धनुष हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश है मेरा श्री आनंद कुमार जी नाम। तो 33 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री आनंद कुमार जी। देखिए, ये अपना नाम बताते समय अपने ही सम्मान सूचक जी श्री सब नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। अगला है कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। 34 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। अगला प्रश्न 35 नंबर। नीता घर पर नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आज्ञार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। तो घर पर नहीं है, जब निगेटिव शब्द आ जाएं आपके वाक्य में तो आपका सीधा सीधा सही जवाब हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्ता। तो 36 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्म। जब उद्देश्य है तो उसके विस्तार के अंतर्गत कर्म नहीं आता है। ठीक है। कर्म जो है विधेय के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसलिए आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुहावरों का सही अर्थ बताना है। बात बनाना, कहानी कहना, सोचना, बातें करना, बहाना बनाना। तो बात बनाने का मतलब होता है कि का फलाने बहाना बना मार रहे हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहाना करना। अगला प्रश्न है 38 नंबर। तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता का सही अर्थ होगा बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रोब डालना। तो 38 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, झूठा दिखावा करना, जैसे अरहर की टट्टी में गुजराती ताला। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करके। मांग कम पूर्ति अधिक, अनार को चाहने वाले अनेक लोग, एक वस्तु के कम चाहने वाले लोग, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो 39 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। वस्तु थोड़ी है और चाहने वाले उसके बहुत हैं। अगला प्रश्न है, हुक्का पानी बंद करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जाति से बहिष्कृत करना, बहुत जल्दी में होना, थोथी कल्पना करना, जल्दबाजी करना। तो 40 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन, जाति से बहिष्कृत जब किया जाता है तो वहाँ पे होता है कि हुक्का पानी बंद हो गया। अगला प्रश्न है 41 नंबर। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना कि सही कहावत होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी का, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, छोटी मुँह बड़ी बात। तो 41 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक तो करेला पहले से था कड़ुआ, उस पर भी नीम चढ़ गया। अगला प्रश्न 42 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ठीक है। और आपके सामने देखिए ये लोकोक्ति है, जाके पाँव न फटी विवाह, सो क्या जाने पीर पर आए, बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता है, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता है, निर्लज्ज को किसी की परवाह नहीं होती, घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफ़ी होती है। तो
42 का जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिना दुख भोगे दुख का बोझ नहीं होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ होगा घड़े से पानी गिराना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित सोचना, अत्यंत लज्जित होना। तो 43 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अत्यंत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना। अगला प्रश्न 44 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही मुहावरे का अर्थ हो। अंजर पंजर ढीला होना, तर्क करना या टालमटोल करना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, मौत निकट आना, शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। 44 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना, अंजर पंजर ढीला हो जाना। ठीक। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण को पहचानना है। कौन किस में द्वंद्व समास? आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा आज और कल। ठीक है, तो 45 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी रातों रात में अव्ययभाव समास होगा, रात ही रात में, दिन दिन, दिनों ही दिन में, तो यहाँ भी अव्ययभाव समास। और वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। इसमें आपको बताना है कि किस में द्विगु समास है। तो द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिभुवन, तीनों भुवनों के मालिक या तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह ही होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। हरिशंकर, राजपुत्र, पीताम्बर, रात दिन। तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह आया है तो इसलिए आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि चिड़ी मार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो जैसा कि चिड़ी मार यानी कि चिड़ियों को मारने वाला, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष को चिड़ियों को मारने वाला, तो संबोधन हो जाएगा। नहीं हो, संबोधन नहीं होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को से के द्वारा संप्रदान के लिए, जो भी हो ये तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? रात दिन, लाभ हानि, हानि लाभ, माता पिता, परम पिता। तो द्वंद्व समास पूछा है तो रात और दिन, लाभ और हानि, माता और पिता है, तो परम पिता जो है इसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो 49 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न और ये आज का अंतिम प्रश्न है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन, सप्ताह। 50 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चतुरानन, इसमें द्विगु समास नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि चतुरानन में जो चार आनन हैं जिसके यानी कि ब्रह्मा, तो इसलिए आप तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसमें ये आपका सही हो जाएगा। निगेटिव प्रश्न पूछा था तो बाकी और तीनों में आपके द्विगु समास है। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग आगे की प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।